नमस्कार। बाजार 10 से 12 में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और हमेशा की तरह आज हम फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी में चर्चा करेंगे। साथ ही अलग अलग स्टॉक्स पे भी हमारी बातचीत होगी। आज गेस्ट का फिर से एक पूरा पैनल मेरे साथ होगा जो आपको बताएगा कि स्टॉक्स पे करना क्या है। आज है थर्सडे जो कि वीकली एक्सपायरी का ऑप्शंस का दिन है और ये सितंबर सीरीज की पहली वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी है। इसी सितंबर सीरीज की शुरुआत में बाजार ने बड़ा झटका करीब 500 से 600 पॉइंट निफ्टी का एक ही दिन में दिया। उसका 50% रिट्रेसमेंट जिसको हम रिकवरी कहते हैं वो भी बाजार ने दिया है। बहुत सारी खबरें सरकारी हलकों से भी आ रही हैं और वहां से भी पता लग रहा है कि सरकार की पॉलिसीज नीतियों को लेकर बहुत जगहों से क्वेश्चन मार्क खड़े हो रहे हैं। अब चाहे वो यूएन हो या फिर कोई और देश के बड़े अर्थशास्त्री हो, भारत की अर्थव्यवस्था पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं। इस सब पे हम चर्चा करेंगे क्योंकि आंकड़े कुछ ऐसे हैं, इसलिए हमने कल सतीश जी को भी जोड़ा था इसी पॉइंट को समझने के लिए। आज भी हमारी कोशिश होगी कि कहीं ना कहीं इन सब चीजों पर वापस हम थोड़ा बहुत गौर जरूर करें। खैर, सबसे पहले हम हमेशा की तरह हेडलाइंस देखते हैं। पहले आज हेडलाइंस देखेंगे। आप सबको गुड मॉर्निंग, जो भी आज हमारे साथ कार्यक्रम में शुरुआत में ही जुड़ रहे हैं। और पहले हम हेडलाइंस और हेडलाइंस के बाद फिर निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू और उसके बाद फिर आपके शेयर्स, आपके सवालों के जवाब, हमारे जो शेयर्स हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। खैर, गुड मॉर्निंग सभी को, आप सभी को। और मेरे जो पहला आज की जो खबर है वो एविएशन स्टॉक्स को लेकर है। इंटरग्लोब एविएशन, स्पाइस जेट दोनों ये कह रही हैं कि हम अब थोड़ा और फोकस करना चाहते हैं क्योंकि सरकार हमको 60% कैपेसिटी हमारी अलाउ कर रही है। आपको ध्यान होगा जब अनलॉक की प्रोसेस हो रही थी तो दिल्ली मुंबई जो कि सबसे बिजिएस्ट रूट है एविएशन के हिसाब से, वहां पर भी कुछ ही फ्लाइट्स की परमिशन दी गई थी। तो उसके बाद अब धीरे धीरे इस कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है और इसको 60% किया जा रहा है। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि अब करीब 10 में से 6 फ्लाइट्स आ जा पाएंगी अगर किसी भी रूट के अंदर हो रही है, वो चाहे नॉर्थ ईस्ट के अंदर है चाहे दिल्ली बॉम्बे का हैवी रूट क्यों ना हो। तो 60% कैपेसिटी से इन सब कंपनीज को बेनिफिट ये होगा कि ग्राहक ज्यादा आएंगे। एक और चीज जो इन कंपनीज में टिपिकली देखी जाती है वो ये है कि इनका लोड फैक्टर कितना है, कितने लोगों को लेके जा रहे हैं, तो वो भी थोड़ा भी कम है, वो भी 60 से 65% है। इसलिए मेरे को इस खबर के अंदर ना उतना दम नहीं दिखा, क्योंकि अगर आप 60% की कैपेसिटी कर दोगे, आप जहाज तो उड़ा लोगे, लोग कहां से लाओगे? अभी तो आपकी कैपेसिटी 60% की चल रही है। तो अच्छा, फिर गवर्नमेंट ने कुछ नॉर्म्स भी लगा रखे हैं कि थोड़ा थोड़ा एक सीट का आप गैप रखो बीच में, इस वजह से भी उनका लोड फैक्टर कम है। ठीक है, अगर अच्छे से मैनेज कर पाए, थोड़ी और रिलैक्सेशन मिल जाए तो एक बहुत अच्छी खबर है एविएशन कंपनीज के लिए। नेक्स्ट, अब आते हैं जरा दूसरी खबर पे। दूसरी खबर है डिश टीवी। डिश टीवी ने मैं ये बोलूंगा कि ये कमाल किया है इस बार के नंबर्स मिला के। डिश टीवी ने कहा है कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है करीब 75 करोड़ रुपए का है। जब ये 7.5 रुपए का था तब भी हमको ऐसा कुछ डाउट लग रहा था कि इस बार ये कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो करेगा। मेरे को नहीं पता था कि इसका नतीजे ये प्रॉफिट में दिखाएगा, शो करेगा। ये कह रहे हैं कि हमने 75 करोड़ रुपए कमाया और पिछली बार का घाटा हमारा 31 करोड़ रुपए का था। ये अच्छी चीज है डिश टीवी के लिए। क्या डिश टीवी की बैलेंस शीट आगे भी ऐसी रहने वाली है, उसको लेकर मेरा थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि जो कंपनी अपने पैसे को छुड़वा नहीं पा रही है और उनके शेयर्स को प्लेज कर लेता है और वो प्लेज शेयर्स को जो है अपने पास कब्जे में ले लेता है, वो कंपनियां अगर प्रॉफिट्स अब दिखा रही हैं तो मेरे को लग रहा है थोड़ा सा डिलेड भी है। क्या इफेक्ट आएगा, नंबर्स पे आएगा, इसके शीट्स पे रहेगा? मेरे को लग रहा है ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि एक तो एक कंटिन्यूटी वाला नहीं है और दूसरा कंपनी पे काफी तरह की दिक्कतें हैं। ये आपको पता है कि इनके गिरवी रखे शेयर में ये छुड़वा नहीं पाए थे, आपको अच्छी तरह से पता है। और अब 75 करोड़ का प्रॉफिट आ गया बुक्स में। आप कैसे ट्रस्ट कर लोगे जो कल तक एकदम से नेगेटिव था आज एकदम से पॉजिटिव हो गया? तो थोड़ा सा ट्रस्ट वर्दी नहीं हो पाता। इसलिए डिश टीवी के शेयर प्राइस को लेकर आपको थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए। नेक्स्ट, अगली हेडलाइंस पे आते हैं। इंजीनियर्स इंडिया काफी दिनों बाद ऑर्डर मिला है इसको, 450 करोड़ रुपए का गेन से मिला। इसमें दो चीजें गौर करने वाली है। पहला, अभी भी इसको जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं वो ऑयल एंड गैस सेगमेंट से मिला, गेल एनर्जी सेगमेंट की कंपनी है। दूसरा, ऑर्डर की वर्थ कम है, 450 करोड़, काफी दिनों बाद मिला, इसलिए मैंने इसको हेडलाइंस की कैटेगरी में डाला, नहीं तो मैं नहीं डालता। बस मेरे लिए 2 ही पॉइंट नोटिस करने का इंजीनियर्स इंडिया खबर का, कोई असर नहीं होने वाला, कुछ नहीं, जीरो असर है। नेक्स्ट, अर्निंग्स, जिनकी आज अर्निंग्स है वो है पेज इंडस्ट्रीज, जिसके आज नतीजे आने वाले हैं। जुबिलेंट इंडस्ट्रीज है, एमएसटीसी के नंबर आज ही हैं, ज्वारी एग्रो के नंबर आज होंगे
और साथ ही पनेशिया बायोटेक जैसी कंपनीज के भी नतीजे आज ही आने वाले हैं। एक और खबर पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ, वो है DHFL। हालांकि शेयर के अंदर कोई बहुत ज्यादा दम नहीं बचा, आप तो खत्म जैसे ही समझो, लेकिन इससे ये पता लगा है जो ऑडिट हुआ है कि करीब 17,000 करोड़ रुपया कंपनी से निकाले गए और 2006 से लेकर 2019 के बीच में निकाले गए। 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं इसमें। पहला, अमाउंट 17,000 करोड़ रुपया अगर किसी की बुक से निकल रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है, किसी को हवा ही नहीं है, ना ही CFO को हवा है, ना ही ऑडिटर्स को हवा लगी। और ये कोई छोटा मोटा पीरियड नहीं है, एक महीने के अंदर एक दिन की एंट्री, एक साल की एंट्री समझ में भी आता है। 2006 से लेकर 2019 तक के बीच में, यानी कि आप करीब करीब 13 साल के अंदर 17,000 करोड़ रुपए निकाल चुके हैं, यानी कि हर साल की एवरेज कहीं 1100 करोड़ रुपए के आसपास की बनती है। आपकी कंपनी से निकल रहे हैं, आप किसी को पता ही नहीं है, दूसरा मालिक तक को भी नहीं पता। ये कैसे हो सकता है कि कंपनी के अंदर बुक से 17,000 करोड़ रुपए निकल जाए, किसी को कानों कान पता ही ना चले। तो ये एक पॉइंट टू बी नोटेड है कि ये ऑर्गेनाइज्ड स्कैम जैसा भी कई बार लगता है, कि किसमें कई बार ऐसा लगता है कि ऑर्गेनाइज्ड स्कैम जैसा है, काफी सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है। हो सकता है खुद ही बैंक चलाने वाले, NBFC चलाने वाले कहीं इन्वॉल्व हो। तो ऐसी कंपनी से हमेशा सावधान रहना चाहिए। ऐसी कंपनी को कैसे पकड़े सर, कैसे चेक करें? ये इसका कोई हार्ड कोड फॉर्मूला तो है नहीं, इसका कोई एक फॉर्मूला नहीं है इस कंपनी का कैसे पकड़ना। हाँ बस ठीक है, बैलेंस शीट थोड़ी चेक करते रहो, खासकर जो लेंडिंग वाली कंपनीज है उनकी बैलेंस शीट्स को तो आप NPA सब चेक करते रहो कि उनका पैसा किस किस के पास पड़ा हुआ है। कोई ऐसे बंदे के पास तो पैसा नहीं जहां से पैसा डूबने वाला है। बस यही एक चेक करने का एक मात्र तरीका है। नेक्स्ट हेडलाइंस पे, DHFL में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका ये तो पुरानी खबर हो गया। इन्फीबीम कंपनी ने कहा है कि उनका 11 करोड़ रुपए का प्रॉफिट घट गया है, पहले 28 करोड़ था, 11 करोड़ हो गया, और इनका रेवेन्यू भी 185 करोड़ से घटकर 102 करोड़ आया। मेरी चिंता इस कंपनी को लेकर ये है कि आप एक तो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनीज हो, आजकल कई ऐसे सॉफ्टवेयर, कई ऐसी चीजें इजाद हो गई हैं जिसकी पेड सर्विसेज नहीं होती है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। यानी कि जो भी आप काम कर रहे हो वो कई बार ऐसा होगा कि आप फ्री से कैसे लड़ोगे। जियो ने फ्री की लड़ाई से ही तो भारतीय एयरटेल और वोडाफोन को धूल चटा दी थी, भले उसको कितने कैश को न फूकना पड़ा। वो दो अलग अलग तरीके हैं कि आप एडवर्टाइजमेंट में खर्च करो या फ्री का दिखाओ। तो कुछ वैसा ही अब यहाँ पे भी हो रहा है। तो आप ये इन्फीबीम कैसे लड़ेगी? ये जो पेड सर्विसेज ये दे रहे हैं और जो फ्री की सर्विसेज अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जो कि एंटीवायरसेस या और इन सब चीजों को लेकर है, तो इन्फीबीम पे मेरा थोड़ा सा डाउट है कि इसके नतीजे आगे चल के सुधर जाएंगे। इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इससे दूर ही रहना चाहिए अभी तो फिलहाल। और ये मैं इसको नेगेटिव खबर मानता हूँ, और अच्छी खासी नेगेटिव खबर मानता हूँ। कॉस्मो फिल्म्स, आपको ध्यान होगा परसों तरसों हमने ऋषि गुप्ता के साथ एक शो किया था जिसमें पैकेजिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे थे। 2 शेयर हमने आपको बताए थे, एक तो कॉस्मो फिल्म्स बताया था, दूसरा यूफ्लेक्स। खबर आ गई है कॉस्मो फिल्म्स पे कि ये कह रहे हैं कि हम 300 करोड़ रुपए का एक नया प्लांट सेटअप कर रहे हैं औरंगाबाद में। औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र में एक नया प्लांट सेटअप करने जा रहे हैं कॉस्मो फिल्म्स का। ये खबर कॉस्मो फिल्म्स के रिगार्डिंग आई है। आप सबको गुड मॉर्निंग, और फिर से मैं एक बार आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू पे सीधा लिए चलता हूं, ताकि उस व्यू से एक बार आप ये समझ पाएं कि मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या कर रहा हूं। फिर आज के मेहमान मेरे साथ जुड़ जाएंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे। ये निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। मैंने कल भी आपके सामने बात रखी थी कि मेरा कन्विक्शन का लेवल बाय का तब आएगा जब निफ्टी कम से कम 525 के ऊपर आ जाएगा। कल निफ्टी ने एक अटेम्प्ट लिया, लेकिन अटेम्प्ट 525 पे ही डॉट आके रुक गई। आज हल्का सा गैप के साथ निफ्टी ने ट्रेड किया, तो भी 565 पे चल रहा है। क्या मैं अपने व्यू को बदल रहा हूं? नहीं, मैं अपने व्यू को अभी तो नहीं बदल रहा, बट हाँ मैं एक बात जरूर मान रहा हूं कि बाजार ने जो एक स्टीप फॉल दिखाया था, ये स्टीप फॉल शायद कहीं इतिहास ही ना हो जाए, यानी कि बाजार यहाँ से और भी ऊपर आ सकता है, क्योंकि 525 पे इसका कंफर्ट का लेवल आता है। अब उन लोगों को नहीं सोचना जिनके पास पोजीशंस पड़ी है, अब उन लोगों को सोचना जिनके पास पोजीशंस शॉर्ट्स की पड़ी है, क्योंकि उन्होंने अगर किसी भी लेवल पे शॉर्ट किया होगा, मान लो 11,600 पे किया है, 700 पे किया है, 550 पे भी किया है, अगर इससे नीचे किया तो ऑलरेडी वो तो लॉस में आ ही चुके हैं भाई। अगर आपने इस 525 और 550 के लेवल से नीचे कहीं भी शॉर्ट किया है, ये देखते हुए कि बाजार कमजोर होगा और एक क्वांटिटी के साथ कमजोर हो सकता है, वो तो ऑलरेडी लॉस में है, वो तो आ ही गए हैं लॉस में। अब ऊपर वालों की बात, इस लाइन से ऊपर वालों की बात, आपने कहीं भी शॉर्ट किया है, यहाँ तक तो आप शॉर्ट ही नहीं कर पाए होंगे 11,700 तक, क्योंकि कन्विक्शन ही नहीं आया होगा शॉर्ट करने का। आपको थोड़ा बहुत पता लगा होगा तो 11,650 700 पे आपको लगेगा हाँ बाजार शायद टूट रहा है, यहाँ से अब नीचे जा सकता है, तो उनके पास अब सिर्फ 100 पॉइंट का ही प्रॉफिट रह गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ चिंता उनकी हो गई है कि जिनके पास शॉर्ट खड़ा हुआ है, चिंता उनकी है ही नहीं जिनके पास अब लॉन्ग है, क्योंकि लॉन्ग वालों को दिख गया कि कंटिन्यूटी इफेक्ट नहीं आ रहा है इसके अंदर। कंटिन्यूटी इफेक्ट ना आने से फायदा ये हो रहा है
कि भाई ये शेयर टूट नहीं रहे, यानी कि अब शेयर्स में गिरावट कम आई। नेक्स्ट, अब मैं इसके अंदर जरा आपको एक पॉइंट बस नोटिस करवाता हूँ, मैं अब निफ्टी को फिर से शॉर्ट करने की बिल्कुल बोल रहा हूँ। जो मैंने कल आपके सामने बात रखी थी, और कि मेरा जब तक 525 नहीं आएगा तब तक मैं इस पे राइज यानी कि तेजी के बारे में नहीं सोचूंगा। अब मैं इसमें शॉर्ट करने के बारे में नहीं सोचूंगा। बोले सर आप तो अपना व्यू बहुत तेजी से ही बदल देते हो, एक दिन में बदल देते हो। अरे भाई साहब, मैं तो एक दिन में बदल रहा हूँ। आपकी कैपेसिटी और मेरी कैपेसिटी 1 घंटे की होनी चाहिए, और शायद अगर मिनट की भी हो जाए तो कोई बड़ी बात भी नहीं है। बाजार के अंदर जो दिखेगा, अगर आप वैसा बोलने लग जाओगे तो मेरे को लगता है बहुत हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर हम पकड़ के बैठेंगे तो फिर गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक तरफ के लोगों को साफ होना तय है। अब जैसे जिन्होंने मंदी सोची, मंदी आई, इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि मंदी आगे भी बढ़ गई। मंदी सोच के पकड़ के बैठे रहो, नहीं मंदी आएगी मंदी आएगी मंदी आएगी, आधा प्रॉफिट तो आपका जा चुका है मंदी से। अगर आपने कमाया भी होगा तो आपकी किस्मत बहुत जोरदार भी होगी तो आपका आधा प्रॉफिट जा चुका है, और आधा ले जाएगा अगर बाजार को ऐसे ही चलना है। सो बी अवेयर, इस चीज के लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बदलिए जरूर अपने आप को। नेक्स्ट आता हूं मैं जरा जल्दी से ऑप्शंस का एक ट्रेड आपके सामने शेयर कर देता हूँ, फिर प्रसाद कुशी मेरे साथ जुड़ जाएंगे, मैं फिर उनसे एक बार बातचीत करूंगा। तो मैं अपनी स्क्रीन को जरा ऑप्शंस ट्रेड के जरिए आपको बताता हूँ कि इसमें क्या करना चाहिए। आते हैं निफ्टी के ऑप्शंस पे। ये आज की ही है, ये आज 3 तारीख है जो एक्सपायर होने वाले ऑप्शन है। मैं सिर्फ उसी पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि कैसे से कोई ट्रेड मिल जाएगा। आप चल रहे हैं 11,500 के ऊपर, अब 11,500 से ही शुरुआत हम करते हैं। 11,500 की कॉल के अंदर अभी भी इंटरेस्ट उतना नहीं है, यानी कि तेजी का मूड उतना नहीं है, इसलिए हो सकता है कि आज कंसोलिडेशन रहे थोड़ा बहुत, लेकिन क्या 11,500 टूट जाएगा ऐसे चांसेस कम लग रहे हैं। ये सर आपको कैसे पता लग रहा है कि इसके चांसेस कम है? मैं 11,400 की कॉल देख रहा हूँ, मैं 11,400 के नीचे की सारी कॉल्स देख रहा हूँ, वहां पे कहीं भी मेरे को सच कोई बड़ी एग्रेसिव राइटिंग नहीं दिख रही है, उल्टा शॉर्ट कवरिंग ही दिख रही है। यानी कि मैं मान के चल रहा हूँ कि 11,400, 450, 500 वाले लेवल्स को बतौर शॉर्ट कवरिंग से जो मंदी के सौदे हैं वो बाहर आए हैं, घबरा भी रहे हैं, डर भी रहे हैं कि अब तो हम ऑलरेडी घाटे में आ गए, हम कोई और घाटा ना मारा बढ़ जाए। तो वो धीरे धीरे करके उनका बाहर आना मेरे को ये बता रहा है कि मैं 11,500 को शायद टिका जाऊं। क्या मैं चल जाऊंगा? क्या ये डर है मेरे, या मेरे ये खुल रहा है मेरा डर? वो शायद अभी नहीं खुल रहा, क्योंकि अब 11,600, 700 वाली और ऊपर इसके ऊपर वाली जो कॉल्स हैं उसके अंदर कहीं भी खरीदारी नहीं होती है। बिल्डअप भले ही स्ट्रॉन्ग है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भले 20-20 हजार का दिख रहा है, वो तो आज एक्सपायरी है इसलिए दिख रहा है, लेकिन प्रीमियम कैप्रिसिएशन नहीं है, वो कन्विक्शन नहीं है। इसलिए ऊपर की कन्विक्शन ना होना, नीचे का सपोर्ट होना, यानी कि आप फंसने वाले हो सैंडविच में। अब ऊपर जा नहीं सकते, ऊपर भी ब्रेड है, नीचे जा नहीं सकते, नीचे भी ब्रेड है, तो एक आप शायद एक रेंज में रह जाओगे। लेकिन सर बायस क्या, बायस कहां से पता लग रहा है कि आप पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो? मेरे को लग रहा है 525 से मैं बायस पॉजिटिव कर चुका हूँ अपना। ये 525 के ऊपर आती मेरा बायस पॉजिटिव हो गया। मैं आज मंदी का सौदा देखूंगा ही नहीं दिन भर में, और मैं आज तेजी के सौदा या तो लूंगा या तो नहीं लूंगा, वो हो गई मेरी बात। बस एक तो मैंने पूरा क्रॉस कर दिया कि मैं आज मंदी का सौदा नहीं देखने वाला। नेक्स्ट आ जाता हूँ जरा निफ्टी बैंक पे, और मेरे को उसके अंदर से कुछ खास बताना नहीं है। अच्छा एक काम करता हूँ, चलो स्क्रीन शेयर ही कर रखी है, तो मैं आपको जरा एक बार पुट भी दिखा देता हूँ। अगर आप पुट भी देख लो लगे हाथ, जो मैं आपको ऑप्शंस के दिखा रहा हूँ। 11,500 के इर्द गिर्द वाली जितनी कॉल पुट्स है वो सारी देख लो आप। 11,500 की पुट के अंदर राइटिंग है, 400 की पुट के अंदर राइटिंग है, 600 की पुट के अंदर राइटिंग है। एक ये मेरा भी एक पड़ाव है कि कोई भी पुट ऐसी नहीं इंडिकेट कर रही है कि जिससे लगे कि हाँ मंदी वाले अभी भी अड़े हुए हैं। मंदी वालों को तो ऑलरेडी सरेंडर हो रहा है, चाहे वो नीचे के हैं चाहे वो ऊपर के हैं। चाहे 11,700 की मंदी लेके बैठे थे वो भी सरेंडर कर रहे हैं, 11,400 की मंदी लेके बैठे थे वो भी सरेंडर कर रहे हैं। तो एक तरफ मेरा एक कॉर्नर तो बिल्कुल फिक्स है कि मंदी करने वालों में कोई भी ऐसा जाबाज खिलाड़ी नहीं दिख रहा मेरे को, जहां से मेरे को लगे कि हाँ ये कॉल जो है, ये पुट जो है, ये मेरे को दिखा रही है कुछ। हाँ कॉल्स में डिफरेंशिएशन है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि स्विंग बड़े हुए हैं, तो कहीं राइटिंग कहीं फ्रेश बाइंग ऐसे दिखेगा। पुट में तो एक ही तरफ है, सुपड़ा साफ है, सबको बेचना ही है, यानी कि सबको मंदी बेचनी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे लिए एक बेस बना हुआ है, आज मैं मंदी कम सोचूंगा। नेक्स्ट आया तो जल्दी से निफ्टी बैंक पे मैं दिखाता हूँ, फिर प्रसाद कुशी से आपको मैं आज की चर्चा हम उनसे शुरू करेंगे। ये निफ्टी बैंक का चार्ट आपके स्क्रीन पर, और मैं इसको जरा शेयर भी कर देता हूँ ताकि आप एक बार उसको देख भी पाए अच्छे से, और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आज ये निफ्टी बैंक का चार्ट आपकी स्क्रीन। बैंक के अंदर जो ध्यान देने वाली बात ये, मैंने आपको कल परसों भी बताया था कि मेरे को इसकी जो गिरावट है निफ्टी के मुकाबले थोड़ी कम दिखी थी। मैं बाजार की एक्सटेंडेड गिरावट के साथ नहीं था, क्योंकि उसका जो पैरेलल इंडेक्स है वो फिर से इंक्लाइन नहीं था इसके साथ, उसके अंदर ऐसी गिरावट नहीं आ रही थी जैसे निफ्टी के अंदर आई थी।
तो ये अपने आप को संभाल रहा है। क्या ये चल रहा है? नहीं। ये क्या टूट रहा है? नहीं। इसने अपने 100 दिन के एवरेज को हमेशा की तरह अभी भी मेंटेन रखा और इसने तो उसकी फॉल में भी नहीं गिराया था। 100 दिन तो छोड़ो, इसके पास 50 दिन की एवरेज भी ब्रेक नहीं हो रही है। ये 50 डेज एवरेज है जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, और ये आवरली चार्ट है जिसको हम 1 से 2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। इस चार्ट उसके अंदर भी नहीं हुई है 23,550 तो टूट रहा। तो इसका मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ठीक है, जब तक 23,000 मेरा 550 नहीं टूटेगा तब तक बैंक निफ्टी में मैं ज्यादा मंदी के बारे में नहीं सोचूंगा। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी का आज का चार्ट देखेंगे तो आज मेरे को सुस्ती बैंक निफ्टी में थोड़ी ज्यादा दिख रही है, निफ्टी में थोड़ी अलर्टनेस ज्यादा दिख रही है। मैं आज बैंक निफ्टी में मंदा तो नहीं खेलूंगा, बट हाँ ये थोड़ा सुस्त है बैंक निफ्टी आज मेरे लिए। अगर मेरे को कोई भी बायसनेस अपना रखना होगा तो मैं निफ्टी के अंदर ही रखूंगा, और वैसे भी मेरे को कोई बड़ा मूव तो दिखता नहीं है, एक रेंज में ही रहेगा।